बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के। तो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, SNRIs कहलाते हैं। दे आर हाईली सिलेक्टिव इन द ब्लॉकेज ऑफ सेरोटोनिन एंड रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है जी, बाय एलोस्टेरिकली बाइंडिंग टू द प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर्स रिजल्टिंग इन कन्फर्मेशनल चेंजेस in the structure of the receptor, thus leaving it unable to bind to respective neurotransmitters. जैसे कि अभी हमने SSRIs में पढ़ा था, modest activities observed at D transporters but no activity at H transporters. D से मुराद डोपामीन है। अच्छा, in the synapse, SNRI inhibit 5-HT and norepinephrine reuptake, resulting in increased 5-HT या norepinephrine in their respective synaptic clefts. Presynaptic receptors are deactivated and release of the neurotransmitters is increased. So ये major mode of action है इन drugs का, दोनों neurotransmitters के ऊपर। यूजेस में मेजर डिप्रेशन आता है, साइकेट्रिक, नॉन साइकेट्रिक में पेन डिसऑर्डर्स जैसे कि हमने बात की, फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथीज हो गई। इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगेन फाइब्रोमाइल्जिया या न्यूरोपैथीज एक कंटिन्यूस स्टेटस है, तो वो पेशेंट को अच्छा खासा एक डिप्रेशन की स्टेट या एक जो तकलीफ या गम की स्टेट में रखता है, तो वो उसमें अगर हम ये देंगे तो ये थोड़ा सा बेहतर होगा। सेफ्टी प्रोफाइल इज बेटर देन द TCS, जैसे मैंने आपको बताया, चूंकि इसमें हिस्टामीन या अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इट्स ऑब्वियसली कंपैरेटिवली सेफर एज कंपेयर टू द TCS। काइनेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, 45 to 90% बायोअवेलेबल है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, 20 to 90% बाउंड है। अच्छा, ये इतना बड़ा जो रेंज है वो इसलिए है कि इसमें जो ड्रग्स हैं वो उनके सबके अलग अलग है। अगर आप इंडिविजुअल ड्रग्स का देखना चाहते हैं तो कैटजेंग में एक चार्ट है जिसमें बायोअवेलेबिलिटी हर ड्रग की, हर ग्रुप की हर ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी अवेलेबल है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। Undergo extensive hepatic metabolism when lafixine is transformed into desvenlafaxine with same half-life. Have lowest protein binding of 27 to 30%. When lafixine की 27 to 30% binding है. 45% of venlafaxine is excreted unchanged in the urine. Dose adjustment in case of renal or hepatic impairment is necessary. ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जरूरी है कि अगर आप ऐसे पेशेंट को तो जो ड्रग की डोज है उसको आगे पीछे करना पड़ेगा। हेपेटिक इम्पेयरमेंट अल्टर्स डुलोक्सिटीन लेवल सिग्निफिकेंटली, यानी हेपेटिक इम्पेयरमेंट से आम तौर पे जो आपके SNRIs हैं वो अफेक्ट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी और उनकी बायोअवेलेबिलिटी। ADRs के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पूरी बॉडी में 5-HT का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग GIT, या किसी भी जगह पे अगर मौजूद है। यहाँ पे तो स्पेसिफिकली साइनाप्स पे काम करिए ना ड्रग, लेकिन 5-HT जिस जगह पे भी मौजूद होता है पूरी बॉडी में, वहां पे ओवरऑल एक्टिविटी जो है 5-HT की बढ़ जाती है और वो कॉज करती है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, GI डिस्टर्बेंसेस, माइनर एजिटेशन। ये सेम वही चीज है जो कि हमने अभी SSRIs में भी पढ़ी थी। ऑन सडन डिस्कंटिन्यूएशन सिंड्रोम भी आता है जो कि डिजीनेस और पैरेस्थीसियाज है। एडिशन टू SSRI एडवर्स इफेक्ट्स जो हमने अभी पिछले उसमें पढ़े थे, हाइपर एक्टिव एड्रेनर्जिक सिम्टम्स लाइक रेज्ड BP, हार्ट रेट एंड CNS एक्टिवेशन लाइक इंसोम्निया, एंजाइटी, एजिटेशन, ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर पीछे जाके हम देखें, एक मिनट जरा दीजिएगा मुझे, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ SSRIs जो हैं ये देखें, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस के साथ सेक्सुअल डिस्फंक्शन, स्टिमुलेशन, माइनर एजिटेशन में स्टिमुलेशन, नर्वसनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी एंड हेडेक। यहाँ तक ये होने के बाद इन एडिशन टू दैट एजिटेशन मौजूद है, लेकिन रेज BP, हार्ट रेट ये भी ऐड हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव एड्रेनर्जिक सिम्टम्स। ठीक है जी, ये एडिशन हो जाएगी एडवर्स इफेक्ट्स में विद SSRI एडवर्स इफेक्ट्स। डुलोक्सिटीन इन केस ऑफ एंड स्टेज रीनल और हेपेटिक फेलियर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। पीरियड ऑफ 7 to 14 days should be given before starting MAO inhibitors and ending venlafaxine or vice versa, failure of which may lead to serotonin syndrome, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनके दरमियान में स्पेस होना जरूरी है।
Duloxetine माइनर इनहिबिटर जो है वो किसका है, 2D6 का, लीडिंग टू इंक्रीज लेवल ऑफ TCAs, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, क्लास 1C एंटी एरिथमिक एजेंट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। इन सब की जो जो बॉडी में जो एक्टिविटी है उनको बढ़ा देता है, तो डोज एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोन 2D6 इनहिबिटर्स एंड TCA लीड्स टू एडिक्टिव इफेक्ट्स। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर। दो तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एक कहलाता है यूनिसाइक्लिक ब्यूप्रोपियन और मिर्टाज़ेपाइन जो कि टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। अब दोनों ग्रुप्स में क्योंकि एक एक ही ड्रग है, इस वजह से हम इसको एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, ब्यूप्रोपियन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है कि इट इंक्रीजेस द प्रीसाइनेप्टिक रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स norepinephrine and dopamine. Inhibition of transporters is only very weak action. तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेजर अभी तक जो हम मोड ऑफ एक्शन पढ़ रहे थे वो रीअपटेक का पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, मिर्टाज़ेपाइन के हवाले से अगर हम बात करें तो अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है ये, और एनहांस करता है प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन एंड 5-HT। रिलीज बढ़ा रहा है, ठीक है, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्स हैं उनको डिप्लीट कर देगा, लेकिन रीअपटेक का काम नहीं कर रहा। So both of the atypical agents do not reuptake the neurotransmitters. Please keep this in mind. Indication जो है, it's not prescribed in recent clinical practices until major depressive disease is non-responsive to other treatments. यानी जब तक कि आप इवन माओ इनहिबिटर्स नहीं ट्राई कर लेते हैं, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स को नहीं सजेस्ट किया जा रहा होता। मेजर डिप्रेशन है आमतौर पे, और नॉन साइकेट्रिक में स्मोकिंग सीजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर सिडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। Absorbed rapidly, 85% protein bound है bupropion, extensive metabolism in the liver by 2B6 and transformation into active metabolite like hydroxybupropion. मिर्टाज़ेपाइन जो है वो एब्जॉर्ब रैपिडली होती है ओरल ट्रीटमेंट पे, 88% प्रोटीन बाउंड है, हाफ लाइफ 20 to 40 आवर्स का है, मेटाबोलाइज होती है 2D6 3A4 1A2 से। एडवर्स इफेक्ट्स पार्किंसोनियन सिंड्रोम, क्योंकि D2 रिसेप्टर्स को D2 मतलब पीछे जाए, मोड ऑफ एक्शन डोपामीन है ना, हाँ, नॉरेपिनेफ्रिन इंक्रीज द प्रीसाइनेप्टिक रिलीज ऑफ डोपामीन एंड नॉरेपिनेफ्रिन। ठीक है जी, सो यहाँ पे डोपामीन के इफेक्ट्स आ रहे हैं, सिडेशन, SNRI एंड TCA लाइक इफेक्ट्स। ठीक है जी, एडवर्स इफेक्ट में पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स आएंगे, जो पार्किंसंस के जो सिम्टम्स हैं वो आ जाएंगे। उसके अलावा सिडेशन, SNRI और TCA के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। बुप्रोपियन जो है इज एसोसिएटेड विद एजिटेशन, इंसोम्निया एंड एनोरेक्सिया एज वेल। इसके बाद आ जाता है ड्रग इंटरैक्शन, 2D6 इनहिबिटर बुप्रोपियन मेटाबोलाइट। ठीक है जी, तो वो बुप्रोपियन मेटाबोलाइट जो है वो 2D6 का इनहिबिटर है, ये डेसिपेरामीन का लेवल इंक्रीज करवाता है। 2D6 3A4 1A4 को इनहिबिट जो करने के जो इनहिबिटर्स हैं, अगर वो दिए जा रहे हैं साथ में, तो मिर्टाज़ेपाइन के लेवल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक जो था वो मैं मतलब मेरे पास जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, जो मेजर मेजर चीजें। अब अगर आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? एनीवन? मैम, आपने SNRIs के टॉपिक में आपने कहा कि हर ड्रग जो है, हर SNRI जो है, उसके अलग अलग एडवर्स इफेक्ट्स हैं और आप कैडजन से जाके देख सकते हैं, तो वो अलग अलग ज़रूरी है या फिर इससे ही काम हो सकता है? नहीं, मुझे बात समझ में नहीं आई, काइंडली दोबारा से रिपीट करें। मैं SNRIs पे जाती हूँ पहले, फिर आप मुझे बताएं क्या कह रहे हैं आप। हाँ जी, नहीं, SNRI मैं पे आ एक गई जनरल मैं। सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि SNRIs की जितने भी ड्रग्स हैं ना, जी ये आपने कहा बहुत सारे ड्रग्स हैं, इसके अलग अलग एडवर्स इफेक्ट्स हैं।
देखो ठीक है, हमारे यहाँ आपने कहा तमाम ही वो कैटजंग जो बुक है उसमें जाके। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा, जी मैम। सॉरी, आप गलत समझे हैं। मैंने ये कहा कि अगर आप ये जो आप देखो यहाँ पे हाफ लाइफ और बायो अवेलेबिलिटी लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 45 to 90% एक बहुत बड़ी रेंज बन जाती है, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि अगर आप इंडिविजुअली तमाम ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं, लाइक SNRIs में जितने ग्रुप में जितनी ड्रग्स हैं, अगर आप उनकी इंडिविजुअल बायोअवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं तो कैटजंग में टेबल है, टेबल में गिवन है सबका। मैंने जनरल उठा के पूरी जो एक रेंज है ना फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट वो लिख दी है, ये कह रही हूँ मैं, समझ ठीक है आई? मैम। यस मैम। एडवर्स इफेक्ट्स मेजरली जो है जनरल है, ठीक है, कोई एक आदि होगा जो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, अगर वो स्पेसिफिक होता तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती कि हाँ जी इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई चीज लगती है तो आप मुझसे क्लास मतलब आप मुझसे बाद में आके पूछ भी सकते हो, अगर आपको ऐसी कोई चीज लगती है कि आपको पढ़नी चाहिए तो आप मुझसे पूछ लो कि हमें इसको पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, कोई और एनी अदर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन? एनीबॉडी? अच्छा, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हाथ रेस कर दें प्लीज। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, तो क्लास एंड करें क्या?